आज क्लास 9th के सोशल साइंस का बुक अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर लेके आए हैं, है ना बच्चों। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं बच्चों, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो लिखेंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सामाजिक, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इससे आगे लिखते हैं बच्चों, पहले इसको जो है छोटा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है बच्चों, जिसके अंतर्गत बच्चों, जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक, जिसके अंतर्गत बच्चों मानव के आर्थिक, जिसके अंतर्गत बच्चों मानव के आर्थिक क्रियाकलापों, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन, ठीक है ना बच्चों, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, किया जाता है। इसका आंसर होगा बच्चों, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों अर्थशास्त्र के जो है बच्चों बताओ तो लेखक कौन है ना बच्चों। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक कौन है बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे अर्थशास्त्र के जनक जो हो जाएगा बच्चों, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक बच्चों एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है बच्चों, एडम स्मिथ को कहा जाता है। याद रखेंगे बच्चों। बच्चों एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था, है ना। एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था, एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो आंसर हो जाएगा 5 जून 1723 को हुआ था। ठीक है बच्चों, 5 जून 1723 को हुआ था। एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था बच्चों, 5 जून 1723 को। याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है बच्चों अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बिहार के एक गांव की कहानी। बिहार के, है ना बच्चों, बिहार के एक गांव की कहानी, है ना बच्चों। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। ठीक है बच्चों, तो आइए इस बुक के अंदर का सारा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, है ना। तो शुरू करते हैं उत्पादन से। ठीक है बच्चों, उत्पादन से शुरू होगा, है ना। तो आइए बच्चों, उत्पादन जो है क्या है। ठीक है बच्चों, तो उत्पादन क्या है, तो आइए इसका देखते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों उत्पादन के साधन। कहता है बच्चों कि उत्पादन के कितने साधन हैं। ठीक है बच्चों, उत्पादन के कितने साधन हैं। तो लिखेंगे उत्पादन के 5 साधन हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, तो भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस। ठीक है बच्चों, उत्पादन के कितने साधन हैं बच्चों, 5। याद रखेंगे बच्चों, उत्पादन के कितने साधन हैं, 5। भूमि, श्रम,
पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं भूमि। भूमि क्या है बच्चों, है ना। तो आइए भूमि देखते हैं बच्चों। भूमि बच्चों तो लिखेंगे इसमें, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है। प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है। प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है बच्चों, तो भूमि दिया है, जल दिया है, वायु दिया है, प्रकाश दिया है, पानी दिया है और भी बहुत सारे चीज़ें दिए हैं। ठीक है बच्चों। भूमि का एक परिभाषा जो है बच्चों प्रोफेसर मार्शल ने भी दिया है, उसके अनुसार देखते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, है ना, तो लिखेंगे इसमें, भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं, है ना बच्चों। भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं बल्कि उन सभी पदार्थ तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए, है ना बच्चों, जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। ठीक है बच्चों। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है बच्चों, भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं बल्कि उन सभी पदार्थ तथा शक्तियों से हैं जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। ठीक है बच्चों। निःशुल्क का मतलब है जिसका कोई शुल्क नहीं लगे। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चों, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। अगला पॉइंट है बच्चों, साधारण अर्थ में भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहारों से है। ठीक है बच्चों। अगला ऑब्जेक्टिव है बच्चों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बच्चों भूमि एक डैश संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखेंगे बच्चों, इसके कुछ पॉइंट है जो प्राकृतिक को लोग किस तरह से दोहन करते हैं। तो देखो बच्चों, भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। जैसे दिया गया है, एक मकान के निर्माण के लिए, ठीक है बच्चों, अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है। ठीक ना, एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है, तब जाके जो है बच्चों एक घर तैयार होता है। आगे है बच्चों एक ऑब्जेक्टिव, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि भूमि मापने की मानक इकाई है। तो भूमि मापने की मानक इकाई है बच्चों हेक्टेयर, है ना बच्चों। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, हेक्टेयर है। आगे देखते हैं बच्चों, एक है बहुविध फसल प्रणाली, है ना। बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछते हैं कि बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, है ना बच्चों। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि 1960 से 70 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास डैश हेक्टेयर भूमि थी, है ना बच्चों। तो 1960 से 70 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसके 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है बच्चों। 1 हेक्टेयर बराबर जो है बच्चों 4 बीघा जमीन होता है। ठीक है बच्चों, 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा जमीन। ठीक है बच्चों। 1 डेसिमल बराबर होता है 48.40 गज, वर्ग गज। ठीक है बच्चों, 1 डेसिमल बराबर होता है 48.40 वर्ग गज। ठीक है। 100 डेसिमल बराबर होता है 1 एकड़ जमीन। ठीक है बच्चों, 100 डेसिमल बराबर होता है 1 एकड़ जमीन। ये तो सभी बच्चे जानते ही हैं। 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा। ठीक है बच्चों, 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, उससे आगे चलते हैं तो आता है खरीफ फसल। खरीफ फसल बच्चों जुलाई से अक्टूबर में जो वर्षा का मौसम होता है, इस मौसम में मुख्यतः खरीफ फसल लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। खरीफ फसल जुलाई से अक्टूबर में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं बच्चों, खरीफ फसल कहते हैं, है ना बच्चों। या बच्चों वर्षा के मौसम में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं, जैसे धान बच्चों एवं हरी सब्जियां। ठीक है बच्चों। आगे आता है बच्चों रबी फसल। यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है बच्चों
खरीफ फसल। ऑप्शन में धान रहेगा बच्चों तो उसको टिक करना है। आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों रबी फसल है, क्या है रबी फसल। इसका हो जाएगा बच्चों नवंबर महीने से फरवरी महीने जो जाड़े का मौसम होता है, इस मौसम में रबी फसलें जैसे गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन एवं आलू की खेती किया जाता है। तो रबी फसल की अगर लिखने की बात आएगी तो बच्चों लिखेंगे नवंबर महीने से फरवरी महीने में जो फसलें बोई जाती है उसे जो है बच्चों रबी फसल कहते हैं। जैसे हो जाएगा गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन एवं आलू। ठीक है बच्चों, या ऐसे भी लिख सकते हैं है ना बच्चों कि जाड़े के मौसम में बोई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन एवं आलू। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है बच्चों श्रम। दूसरा है आपका श्रम, है ना बच्चों। तो श्रम से आप क्या समझते हैं? तो इसका परिभाषा बहुत ही सटीक जो है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार दिया गया है, उसको देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, ठीक है बच्चों, श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। ठीक है बच्चों, श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे श्रम से आप क्या समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। आगे देखते हैं बच्चों, है ना। आगे है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों कि श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा जाता है ना बच्चों। तो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। आगे है बच्चों अध्ययन की दृष्टि से, है ना बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से श्रम दो प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से श्रम दो प्रकार का होता है। पहला है बच्चों शारीरिक श्रम, है ना बच्चों, पहला क्या है शारीरिक श्रम, और दूसरा है मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम मतलब होता है जो बच्चों शरीर के द्वारा किया गया कार्य, है ना, और मानसिक श्रम बच्चों मानसिक श्रम जो दिमाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों मजदूरी, है ना। मजदूरी किसे कहेंगे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है। ठीक है बच्चों, श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है, याद कर लेंगे बच्चों। आगे है पूंजी। आपका तीसरा है बच्चों पूंजी। पूंजी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछता है बच्चों पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे बच्चों इसमें धन का वह अंश, है ना, जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। इसका परिभाषा जो है प्रोफेसर मार्शल ने भी दिया है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। इसके अनुसार देख लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बच्चों प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर, है ना बच्चों, प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों तो पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। ठीक है बच्चों, पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है जिसके अंतर्गत मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है। ठीक है बच्चों, चौथा है बच्चों आपका संगठन। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट है संगठन, है ना। संगठन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे उत्पादन के, है ना बच्चों, उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था या संगठन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं, याद कर लेंगे बच्चों। अगला है बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है, याद कर लेंगे बच्चों। संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। आगे देखते हैं बच्चों। तो पांचवा है बच्चों साहस या उद्यमी, है ना बच्चों, साहस या उद्यमी। तो इसका लिखेंगे बच्चों उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है ना बच्चों, उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे साहस या उद्यमी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है, जो इस जोखिम का वहन करता है उसे साहस या उद्यमी कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं। ठीक है बच्चों, उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है
तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। याद कर लेंगे बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, है ना। अब आता है बच्चों उत्पादन तथा उपयोगिता सृजन के तरीके। ठीक है बच्चों, उत्पादन तथा उपयोगिता सृजन के तरीके, इसके कई सारे तरीके हैं बच्चों जो लिखा गया है। रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता, सेवा उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, है ना, वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण, है ना बच्चों, वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। तो लिखेंगे बच्चों, वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला उपभोग की वस्तुएं और दूसरा उत्पादक वस्तुएं। ठीक है बच्चों, पहला है उपभोग की वस्तुएं, उसको देखते हैं। उपभोग की वस्तुएं बच्चों, उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे कलम, रेडियो, पहनने के वस्त्र, दूध तथा खाने के अन्य पदार्थ, मकान आदि। ये सब जो वस्तुएं हैं बच्चों उपभोग की वस्तुएं हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बच्चों निम्न में से कौन उपभोग की वस्तुएं हैं, है ना, तो जवाब दे देंगे बच्चों, याद कर लेंगे। और दूसरा है बच्चों उत्पादक वस्तुएं, है ना। तो उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं का उपभोग उत्पादन के क्रम में किया जाता है। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं का उपभोग उत्पादन के क्रम में किया जाता है, जैसे कारखाने में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, खाद आदि। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों अच्छे से जो है एक बार जो है रिवीजन कर लेंगे बच्चों, और बुक को उल्टाकर एक बार जरूर पढ़ें बच्चों। इससे क्या होगा बच्चों कि आपको जो भी हम बताए हैं वह सही से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।